डॉक्टर, इन सब सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशिमा को समझाऊंगी और कुछ और सेशंस के लिए समय निकालेंगे। मैं आपसे फिर बात करूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। रोहन का ध्यान रखना। आदरणीय दर्शकगण, नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बिलासपुर जनता तक कानूनी सेवाएं तथा उनके बारे में सूचना आप तक पहुंचाने को तत्पर है। देश में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध चिंताजनक स्तर तक पहुंच गए हैं। कोई भी अपराध, छोटा या बड़ा, किसी भी समाज के लिए कभी भी सही नहीं है, किंतु बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध अन्य अपराधों से कहीं अधिक निंदनीय है। बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण, यौन अपराध का असर केवल बच्चे के शरीर पर ही नहीं होता, उसके मन तथा संपूर्ण व्यक्तित्व पर होता है। इसके अतिरिक्त बाल यौन शोषण का असर केवल उस बच्चे पर नहीं, उसके परिवार, सगे संबंधी तथा संपूर्ण समाज पर, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों तक भी होता है। अक्सर बाल यौन शोषण के शिकार व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी पाने में असमर्थ हो जाते हैं। बाल यौन शोषण के शिकार बच्चे आगे चल के सामान्य पारिवारिक संबंध निभाने की क्षमता पर भी इसका दुष्प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अध्ययनों से ये भी सिद्ध हुआ है कि बाल यौन शोषण के शिकार बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति पाए जाने की संभावना अन्य बच्चों से कहीं अधिक है। इससे लड़ने के एक प्रयास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर बाल शोषण के विरुद्ध बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे कि बाल यौन शोषण क्या है, इसके दुष्प्रभाव, इससे बच्चों का बचाव, इसके विरुद्ध कानून, बाल यौन शोषण के शिकार बच्चों को उपलब्ध सेवाएं तथा विभिन्न विभागों एवं सरकारी कर्मियों के उत्तरदायित्व नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने जा रहा है। जिस श्रृंखला में आज आपके समक्ष पहली कड़ी प्रस्तुत है, जिसका नाम है रोहन की कहानी। आशा है कि रोहन की कहानी सुनकर आप बाल यौन शोषण तथा बाल यौन अपराध के मामले की गंभीरता को तथा बच्चों पर उसके दुष्प्रभाव को समझ सकेंगे। गुड मॉर्निंग रोहन बेटा। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नाश्ता कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो, तैयार हो जाओ। नाश्ता करोगे तभी तो स्कूल समय पर पहुंचोगे। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना है। नॉट अगेन रोहन, ये इस महीने में तीसरी बार है। व्हाट इज रॉन्ग बेटा? यू वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। एक टाइम था कि संडे को भी तुम अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स से मिलने से दूर नहीं रहते थे। अब इट्स लाइक एवरी डे यू टेलिंग मी मैंने नहीं जाना। यू बिकम सो डिस्ट्रैक्टेड। मैं पूछती हूँ तो तुम मुझसे बात नहीं करते हो, कुछ बताते नहीं हो। हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क बेटा? कुछ नहीं है बोलने को, बताने को। कभी तो अकेला छोड़ दिया करो। मुझे नहीं बात करनी, जाओ यहाँ से। इतना आसान नहीं है बेटा, आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज रॉन्ग? क्या चल क्या रहा है? आज तो मैं बात करके रहूंगी तुमसे, चाहे मुझे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़े। यहीं बैठी हूं तुम्हारे पास। ये क्या है रोहन? तुम्हारा बिस्तर गीला क्यों है? आई डोंट नो मम्मा, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई जस्ट डोंट नो। 13 साल की उम्र में बेड वेटिंग? समथिंग इज नॉट राइट। क्या करूं? किससे बात करूं अपने बच्चे के बारे में? हाँ, गरिमा से बात कर सकती हूँ। वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, शायद कुछ सलाह दे सके, किसी थेरेपिस्ट से बात करवा सके। अभी गरिमा से बात करती हूँ।
इनफैक्ट आज ही उससे मिलती हूँ। और बताओ आशिमा, कैसा चल रहा है? आज अचानक इतने दिनों बाद अपॉइंटमेंट क्यों मांगा तुमने? क्या कहूँ गरिमा, आज सुबह तक अगर मुझसे कोई पूछता सब कैसा चल रहा है तो मैं खुशी से जवाब देती कि सब बहुत अच्छा है। पर आज सुबह कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं। कई बातें, कई सवाल दिमाग में उठ रहे हैं। शायद तुम मेरी मदद कर सको। अरे इतना परेशान क्यों हो? आराम से बताओ, क्या बात है? मेरा बेटा रोहन कुछ दिन से खिंचा खिंचा सा रहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, आजकल मैं देख रही हूँ ना पढ़ाई में उसका मन लगता है ना खेल कूद में। मुझे लगा कुछ दोस्तों से झगड़ा हुआ होगा, कोई आपसी परेशानी होगी, कोई टीनेज प्रॉब्लम होगा। पर आज मैं उसके कमरे में गई, उससे बात करना चाहा। बात करते करते मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई। बिस्तर गीला था। इस उम्र में, वो 13 साल का है गरिमा, इस उम्र में उसने अपना बिस्तर गीला कर रखा है। ये, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, पर मुझे पता है कि ये आम बात नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। मैं बहुत डरी हुई हूं। ना जाने उसके साथ उसे क्या तकलीफ है। मैं जानना चाहती हूँ, उसे दिमागी तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। मेरी मदद करो गरिमा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आशिमा, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत आओ। क्या रोहन की कोई मेडिकल हिस्ट्री है? नहीं, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, हेल्दी है। मैं कह तो रही हूँ, कुछ दिन पहले तक खेलता कूदता था। रिसेंटली क्या कोई चोट, बीमारी, भावनात्मक आघात या घर में कोई ट्रेजेडी हुई है क्या? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, सब ठीक ही है। इसीलिए तो मैं डर रही हूँ। देखो आशिमा, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी मदद भी करना चाहती हूँ, मगर जिस ओर तुम इशारा कर रही हो उस तरह के मामले में एक मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, कल रोहन को वहाँ ले आओ। यह एड्रेस एक मनोचिकित्सक के घर का है। वह मेरी स्कूल के समय की दोस्त है। वह इस केस में हमारी मदद कर सकती है। मैं तुम्हारे साथ वहीं मौजूद रहूंगी। मैं तुम्हारी बहुत धन्यवादी रहूंगी, मगर घर का एड्रेस क्यों? उनका कोई अस्पताल या कोई क्लिनिक नहीं है? उनका अपना क्लिनिक भी है, पर हम उसे घर पर ही मिलवाएंगे क्योंकि रोहन वहाँ कंफर्टेबल रहेगा। तुम उसे बताना भी मत कि हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। रोहन, ये मेरी दोस्त का घर है, मुझे तो इनसे मिलना ही था। मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी चेंज हो जाएगा। आ जाओ, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तुम टीवी वगैरह देखना और मैं अपने दोस्तों से मिल लूंगी। आशिमा, साइकोलॉजिस्ट ने रोहन का एग्जामिनेशन कर लिया है। अभी तुम उसको लेके घर जाओ, मैं कल तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ठीक है, पर तुम अभी साइकोलॉजिस्ट से बात करने वाली हो? हाँ, कल सुबह तक तुम्हें बताती हूँ। थैंक यू गरिमा, मुझे जल्द ही बताना, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगी। मुझे लगता है जरूर इसके स्कूल में ही कुछ हुआ है। स्कूल प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। हम अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहीं पर बच्चों के साथ
इस तरह का कुछ मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। आशिमा, इतनी जल्दी मत करो, पहले डॉक्टरी जांच होने दो, उसके बाद जो ठीक लगे वह करना। डॉक्टर, मुझे लगता नहीं कि आप अभी तक ये समझ नहीं पाई कि बच्चा यौन उत्पीड़न का शिकार है। नहीं, मुझे शक तो था कि यह मामला बच्चे के यौन उत्पीड़न का है, पर मुझे बच्चे के शरीर पर कोई भी घाव या चोट दिखाई नहीं दिए, तो सोचा कि आपके साथ मिलकर इस मामले की जांच की जाए। आपका अंदाजा सही निकला। किसी दर्दनाक घटना, इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजरने पर बच्चों के साथ बेड वेटिंग का कोई एपिसोड हो सकता है। किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण भी इस तरह की घटना हो सकती है, जो समय के साथ खुद ही ठीक हो जाती है। मगर कुछ मामलों में जो बच्चे ब्लैडर कंट्रोल सीख लेने के बाद दोबारा बिस्तर गीला करना शुरू करते हैं, वे यौन शोषण का शिकार हो सकते हैं, और ऐसा ही रोहन के मामले में हुआ है। बाल यौन शोषण की कोई खबर समाचार में सुनकर हम सोचते हैं कि ये कहीं दूर पार की खबर है और इससे नजरें फेर लेते हैं। मगर बच्चों के खिलाफ इस अपराध को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है कि अब हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। हमारे समाज का ये स्वरूप, ये सच्चाई इस कदर हमें घूर रहा है कि हम नजरें फेरकर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे लड़ने के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा भी नहीं है और हमें लड़ना ही होगा। आशिमा तो लड़ने के लिए तैयार है। मुझे लगा कि वह स्कूल के खिलाफ कोई केस करना चाहती है। स्कूल के खिलाफ क्यों? क्या रोहन ने उसे स्कूल के बारे में कुछ बताया? नहीं, रोहन ने तो सिर्फ आपसे बात की। हाँ, रोहन ने मुझसे बात की, जिससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि वो बाल यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ है। मगर मैंने कब कहा कि ये सब उसके साथ स्कूल में हुआ? मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। स्कूल में नहीं तो क्या हुआ है उसके साथ? किसने किया? डॉक्टर गरिमा, रोहन से बात करके मुझे ये समझ आया है कि वह यौन रूप से प्रताड़ित रहा है, किंतु वह कब यौन रूप से प्रताड़ित हुआ, किसने वह प्रताड़ना उसके साथ की, तथा कितनी पुरानी बात है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये बात तो खुद रोहन को भी नहीं पता। मैं कुछ समझी नहीं, आप पूरी बात कहिए। मानव मन की कई परतें हैं। ऐसी जानकारी अथवा यादें जो किसी व्यक्ति के लिए अप्रिय हैं अथवा पीड़ाजनक हैं, वे मन उपचेतन अथवा अचेतन में दमित कर देता है। रोहन के साथ जो भी यौन दुर्व्यवहार हुआ है, उसके मन में दमित हैं उसकी यादें। जो विशेष घटना अब रोहन को याद नहीं, लेकिन यह जानकारी अब उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। हर व्यक्ति किसी आघात से निपटने का कोई ना कोई तरीका बनाता है, किंतु ज्यादातर बाल यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के पास आघात से निपटने का एकमात्र तरीका बचता है। वह है आघात को भूल जाना। किंतु भूलने से समस्या हल नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्हें कि अपने खिलाफ हुए यौन दुर्व्यवहार की कोई याद नहीं है, फिर भी वे बाल यौन शोषण के बचे हुए मनोवैज्ञानिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। मानव मन द्वारा यह बनाए गए कुछ रक्षा तंत्र हैं, जिनके ना होने पर व्यक्ति अपने उत्पीड़न की पीड़ा को रोज उसी प्रकार महसूस करेगा जिस प्रकार के उत्पीड़न के दौरान, उस घटना के घटित होने के दौरान उसे महसूस हुआ था। इससे उसके जीवन में असहनीय पीड़ा उत्पन्न होगी, जिससे कि वह एक आम जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए मानव मन में इस प्रकार के कई रक्षा तंत्र पाए गए हैं। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यौन उत्पीड़न की घटना मुझे नहीं लगता कि रोहन के साथ अभी हुई है। यह काफी समय पहले की कोई घटना है जिसे रोहन भुला चुका था।
पर अब उसके विकसित होने में यह दमित यादें बाधा डाल रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब तुम समझ गई हो कि क्यों तुम्हें रोहन के शरीर पर कोई चोट या घाव का निशान नहीं मिला। यह सब सुनकर तो मुझे और भी दुख हो रहा है। यानी बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति न केवल स्वतंत्र घूम रहा है, उसका शिकार बच्चा आज भी अपराधी के किए की सजा भुगत रहा है और उसे यह भी नहीं पता कि उसकी तकलीफ का क्या कारण है और यह पीड़ा उसे किसने पहुंचाई है। इसीलिए तो कहती हूँ, बाल यौन उत्पीड़न, बाल यौन दुर्व्यवहार एक अक्षम्य अपराध है। यह अपराध से कहीं अधिक है। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी जिसका तात्पर्य है, कुल्हाड़ी जल्द ही भूल जाती है लेकिन पेड़ याद रखता है। यह बात बाल यौन शोषण के लिए बिल्कुल सत्य है। बाल यौन शोषण को जीवन के सभी पहलुओं में लगभग महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ एक सार्वभौमिक समस्या माना जाता है। दुनिया की बाल आबादी का लगभग 19% बच्चा भारत में रहता है और भारतीय आबादी का 42% हिस्सा बच्चे हैं। बाल यौन शोषण आता तो अपराध के तहत है, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ये किसी महामारी की तरह बढ़ गया है, फैल गया है। और इसके बावजूद बाल यौन शोषण एक बहुत ज्यादा रिपोर्टेड अपराध नहीं है। एक अंडर रिपोर्टेड अपराध होने के बावजूद देश भर में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में 50% बच्चे अर्थात हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का किसी न किसी प्रकार के रूप का शिकार रहा है। इसके अतिरिक्त ये भी पाया गया कि हर 5वां बच्चा गंभीर यौन दुर्व्यवहार का अनुभवी है। सभी बाल यौन शोषण पीड़ितों को बाद में रोग सूचकता को रोकने के लिए चिकित्सा तथा शुरुआती हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। बच्चों को मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें आशिमा को समझाना होगा। ये जानना जरूरी है कि रोहन के साथ क्या हुआ और किसने किया, लेकिन उससे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि रोहन अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के तथ्य के बारे में जानने पर उस जानकारी से निपटने के लिए तैयार भी है। इस समय हमारा सारा ध्यान उसकी रिकवरी पर होना चाहिए। रोहन अभी 13 साल का बच्चा है। वह कोमल है और उससे भी कोमल है उसका मन। यदि पीड़ाजनक होने के कारण दमित यादों को दोबारा जीवित किया जाए और उस समय उन यादों से निपटने के लिए रोहन तैयार ही ना हो, तो उसके मन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। उसकी शारीरिक विकास में भी बाधा आ सकती है। तो अब हमें करना क्या है? मैं रोहन के साथ कुछ और सेशन रखना चाहती हूँ। इससे हमें उस पर हुए हमले की घटना के बारे में भी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी और मैं उसके मन की स्थिति का आकलन भी कर पाऊंगी। ठीक है, मैं आशिमा को ये सारी बातें समझाती हूँ। रोहन के साथ कुछ और सेशन करेंगे। अभी मैं चलती हूँ, फिर बात करेंगे। डॉक्टर, इन सब सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशिमा को समझाऊंगी और कुछ और सेशंस के लिए समय निकालेंगे। मैं आपसे फिर बात करूंगी। ये थी रोहन की कहानी। रोहन की कहानी के जरिए बाल यौन अपराधों के जघन्य रूप को आपके समक्ष रखकर सर्वप्रथम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर यह संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है कि इन अपराधों का बच्चे पर विविध प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव हैं तथा हमें अपराधियों के लिए अधिक से अधिक सजा के प्रावधान के साथ बच्चों को संरक्षित करने के ठोस कदम भी उठाने होंगे। इलाज की आवश्यकता से पहले ही रोकथाम करनी होगी। इस सूचना क्रम की अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि माता पिता, अभिभावक
तथा समाज के सदस्य किस प्रकार मदद कर सकते हैं, किस प्रकार यौन अपराधियों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, व अपने बच्चों को ऐसे खतरे से बचने के लिए किस प्रकार लैस कर सकते हैं। इस विषय अथवा किसी भी अन्य कानूनी विषय पर सलाह, सहायता एवं सेवा हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टोल फ्री नंबर 15100 पर। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण जिला बिलासपुर से संपर्क करने हेतु आप डायल करें 019782248887। हमें अपना समय देने के लिए धन्यवाद।